राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। रणवीर ने हमने अभी तक सुना कि रणवीर ने उसके कानों की तरफ झुकते हुए कहा, देखो दो, वैसे मुझे तुम्हें कुछ कहना था। माही ने पूछा, क्या कहना है? और जो कहना है जल्दी कहो, किसी ने ऐसे देख लिया तो। रणवीर ने उसकी बात काटते हुए उसकी कानों की ओर करीब होते हुए धीरे से मगर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा ना, कोई नहीं देखेगा। वैसे तुम्हारे पैरों में ये पायल बहुत अच्छी लग रही है और मैं खुद नहीं चाहता कि तुम अब इसे कभी अपने पैरों से अलग करो। ये कहने के साथ रणवीर ने धीरे से माही के कान के ईयरलिप को अपने होठों से छुआ, जिसे माही एकदम से फ्रीज हो गई। रणवीर ने मुस्कुराते ही माही की तरफ देखा और उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ गया। अब आगे वहीं दादी और सुगंधा जो आपस में बात कर रही थी, या कह सकते हैं आपस में बात करने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें रणवीर को माही के पास जाते हुए देख लिया था और वो दोनों तो यही चाहती थी, रणवीर और माही के बीच की दूरियां खत्म करना। इसलिए वो दोनों ऐसे जता रही थी जैसे किसी ज़रूरी बात पर डिस्कस कर रही हूँ। रणवीर के चाहती दादी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, राजवीर, आदित्य, अब तुम दोनों अभी जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लोग तुम्हारे डाइनिंग हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। चलो अदिति और आलिया। ये कहकर दादी डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। सुगंधा, अदिति और आलिया भी दादी के पीछे चली गई। आलिया करवा चौथ रजावत पैलेस में ही मनाने वाली थी, क्योंकि दादी ने उसे फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कहा था। आलिया ने सोना को भी बहुत कहा था कि उसके साथ रजावत पैलेस चले, पर सोना ने आने से मना कर दिया और आलिया को रजावत पैलेस जाने के लिए कहा। राजवीर का मेंशन। सोना हॉल में चहलकदमी करते हुए किसी के आने की बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तभी मेन एंट्रेंस से अंदर आ रही राधा को देखकर सोना की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। राधा अपने हाथ में कुछ बैग पकड़े कुछ अंदर आ रही थी। सोना जल्दी से उसके पास आई और उन बैग्स की तरफ देखते हुए पूछा, राधा, तुम वो सब ले आई जो मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था? राधा ने, हाँ बाबा, मैं सब ले आई, पहले मुझे बैठने तो दो, तुम्हारी शॉपिंग करने के चक्कर में मैं बहुत थक गई हूँ। सोना ने कहा, हाँ जाओ बैठो ना। ये कहकर सोना ने सोफे की तरफ इशारा किया। राधा छट से सोफे पर बैग रखे और खुद सोफे पर बैठ गई। सोना ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पियो और कुछ देर रिलैक्स करो और फिर मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या क्या लाई हो। राधा ने अब पानी गिलास को वापस टेबल पर रखा और बैग में से खूबसूरत सी साड़ी निकालकर सोना को दिखाते हुए कहा, देखो सोना, कैसी लग रही है? वो बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की साड़ी थी, जिसे देखकर सोना की आंखों में चमक आ गई। उसने बड़े प्यार से उस साड़ी को लिया और उस पर हाथ फेरते हुए कहा, ये बहुत प्यारी है राधा, तुम्हें पता है ये रंग कितने सालों बाद पहनूंगी। राधा ने कहा, हाँ सोना, और तुम पर यह रंग बहुत खिलता भी है और मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगी तुम्हें साड़ी में देखने के लिए। राधा ने फिर से एक ज्वेलरी बॉक्स भी सोना की तरफ बढ़ाया और कहा, और इसके साथ ही मैचिंग ज्वेलरी, ये भी तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगी। सोना बड़ी एक्साइटमेंट के साथ एक एक सामान को देख रही थी। उन सभी सुहागन के सामान को देखकर सोना की आंखें में आंसू आने लगे। तो राधा ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? सोना ने मुस्कुराते अपने आंसू साफ किए और कहा, नहीं राधा, ये बहुत खूबसूरत है। मुझे तो वो वक्त याद आ गया जब बिना किसी साथ श्रृंगार के मैं उस कैद में इस व्रत को करती थी। तुम्हें याद है ना राधा, कई साल पहले मैंने कितने चाव से हर्षवर्धन के लिए अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा था। राधा ने उन दोनों को याद करते हुए कहा, सुना, मुझे याद है तुम उस वक्त कितनी प्यारी लग रही थी। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार आलिया को देखा था ना, मुझे ऐसे लगा मेरे सामने वो कोई साल पहले की सोना आकर खड़ी गई है वो। अच्छा वो सब छोड़ो, कल करवा चौथ है, तुम्हें मेहंदी भी तो लगानी होगी ना। ये कहकर वो राधा को बैग से मेहंदी का कोन निकाली और सोना से कहा, लाओ अपना हाथ आगे बढ़ाओ। सोना ने कुछ याद करते हुए कहा, तुम्हें याद है राधा, हर्षवर्धन को मेरे हाथों में मेहंदी कितनी पसंद थी और वो अक्सर कर तुमसे कहा करते थे, सोना के हाथों में मेहंदी हल्की नहीं होनी चाहिए, मुझे उसके हाथ में मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है। राधा ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है
तुम्हारे हाथों में मेहंदी का रंग कितना निखर कर आ जाता था, जो साफ जाहिर करता था हर्षवर्धन तुम्हें कितना प्यार करता है। फिर थोड़ा उदास होते बोली, अब बस अब तो पूरा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ सोना कि तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाए और हर्षवर्धन जहाँ भी हो जल्दी से तुम्हें मिल जाए। राधा की बात सुनकर सोना भी उदास हो गई। उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा तो तब होगा ना राधा, जब हर्षवर्धन को पता होगा कि मैं जिंदा हूँ। उसे तो शायद अभी भी यही लग रहा होगा मैं उस हादसे में मर चुकी हूँ, इसलिए तो उसे शायद मुझे ढूंढने की कोशिश ना की। सोना का उदास देखकर राधा ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा वो सब बातें छोड़ो और अपना हाथ आगे करो ताकि मैं खूबसूरत सी मेहंदी का डिज़ाइन तुम्हारे हाथ पर लगाऊं और बड़ी ही खूबसूरती से हर्षवर्धन का नाम तुम्हारे हाथ पर लिखो। सोना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ सोचकर बोला, राधा तुम हर्षवर्धन का नाम मेरे हाथ पे कैसे लिख सकती हो? अगर आलिया ने देख लिया तो? राधा ने कहा, तो आलिया को ये तो पता है ना कि तुम्हारे पति हैं और वो कहीं दूर किसी बिजनेस से के सिलसिले पर गए हुए हैं। यह सुनकर सोना ने कहा, हाँ इसी बहाने में आलिया को उसके पिता का नाम भी बता दूंगी। राधा बड़े ही प्यार से सोना के हाथ पर मेहंदी लगाने लगी। सोना अपने हाथों पर लगी उस मेहंदी को बड़े प्यार से देख रही थी और जिसे देखते हुए वह बहुत खूबसूरत यादों में खो गई। फ्लैशबैक। 19 साल की सोना अपने हाथों में लगी मेहंदी को बड़े प्यार से देख रही थी। उसके मांग में लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था, माथे पे छोटी सी बिंदिया, आंखों में ढेर सारी खुशी भरी चमक लिए हुए वो अपने हाथों को लेकर हर्षवर्धन के नाम को देख रही थी। तभी पीछे से हर्षवर्धन ने उसे अपने मजबूत बाहों में भरते हुए कहा, क्या देख रही हो जाना? ये कहते हुए हर्षवर्धन ने अपनी चिन सोना के कंधे पर टिका ली। राधा ने स्माइल करते हुए कहा, हर्षवर्धन क्या तुम अपना नाम मेरी मेहंदी में ढूंढ पा रहे हो? हर्षवर्धन ने गौर से राधा के हाथों में की मेहंदी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए एक जगह उंगली से इशारा करते हुए कहा, ये रहा। ये देखकर सोना ने खुश होते कहा, हर्षवर्धन तुम हर बार ऐसे कैसे कर लेते हो? मैं हमेशा राधा को कहती हूँ कि तुम्हारा नाम बिल्कुल छुपा कर डिज़ाइन करे और तुम ढूंढ ना पाओ, लेकिन तुम हर बार जीत जाते हो। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, सोना अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा नाम ना ढूंढ पाऊँ और हार जाऊँ तो मैं तुम्हारे लिए हारने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो अपना दिल पहले ही तुम पर हार चुका हूँ मेरी जान। ये कहकर हर्षवर्धन ने बड़े ही प्यार से सोना के गाल पर किस किया। फिर उसने सामने करते हुए कहा, आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना सोना, तो इसलिए आज तो इस हर्षवर्धन से जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, हर्षवर्धन तुमने अपना प्यार देकर मुझे दुनिया भर की खुशियाँ दी हैं, मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। हर्षवर्धन ने सोना को अपने सीने से लगाते हुए कहा, और तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर जैसे मेरे पूरा कर दिया है और मेरी ज़िंदगी के अधूरेपन को दूर कर दिया है सोना। अब मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। सोना ने हर्षवर्धन के सीने से लगी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना हर्षवर्धन, कभी मुझसे दूर मत होना। हर्षवर्धन ने भी सोना के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी ही गहराई की आवाज़ में कहा, तुम भी मुझसे कभी दूर मत होना सोना, क्योंकि तुम्हारे बिना ये हर्षवर्धन पूरी तरह से अधूरा है। सोना और हर्षवर्धन दोनों ही एक दूसरे के हैं। सोना को अक्सर औरों के सामने बहुत ही सख्त दिल, गुस्से वाली और काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड से भरी हुई होती थी, जिससे सामने हर कोई ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर पाता था। वहीं सोना हर्षवर्धन के करीब आकर एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती थी। वो सख्त दिल सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन हर्षवर्धन के लिए एक ऐसी मासूम सी लड़की थी जो सिर्फ हर्षवर्धन का प्यार पाना चाहती थी। वहीं हर्षवर्धन जो माफिया की दुनिया में बहुत ही क्रूअल माना जाता था, जिसकी एक गुस्से भरी नज़र सामने वाला थर थर कांपने के लिए मजबूर कर देती थी, उसके बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा सर्द था। वो हर्षवर्धन अपनी सोना के सामने बिल्कुल नरम दिल और आंखों में ढेर सारा प्यार लिए हुए एक प्रेमी की तरह नजर आता था। उन दोनों का प्यार कोई पहली नज़र का प्यार बिल्कुल नहीं था,
क्योंकि दोनों ही काफ़ी सख्त मिजाज के थे और एटीट्यूड तो दोनों में ही एक जैसे कूट कूट कर भरा हुआ था। इसलिए दोनों ही आपस में कभी बनती नहीं थी। हालांकि दोनों ही माफिया की दुनिया में से ऊंचा मुकाम रखते थे, इसलिए उनकी टकरार होना लाजमी थी। लेकिन कब उनकी ये टकरार धीरे धीरे प्यार में बदल गई, उन्हें भी पता नहीं चला। कब ये दोनों लड़ते झगड़ते एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फ्लैशबैक एंड। राधा जो सोना के हाथों में मेहंदी लगा रही थी, तभी सोना की हथेली पर एक तभी सोना की वो हथेली पर एक बूंद आंसू की गिरती हुई देखी तो हैरानी से सोना की तरफ देखा। ये आंसू सोना की आंखों से गिरा था, जो उन पलों को याद कर इमोशनल हो गई थी। सोना को इमोशनल देखकर राधा ने पूछा, सोना क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम फिर से हर्षवर्धन को याद कर रही हो? सोना ने मुस्कुराते हुए राधा की तरफ देखा और कहा, आज के दिन भला मैं हर्षवर्धन को कैसे याद नहीं करूंगी राधा? पता नहीं मेरा ये इंतज़ार कब खत्म होगा। राधा ने कहा, सोना मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। तुमने जितना बर्दाश्त किया है ना, उन हालातों में तो लोग अपनी ज़िंदगी की जंग भी हार जाते हैं। पर तुमने पूरे 19 साल हर्षवर्धन का इंतज़ार किया, अपनी बेटी से मिलने का इंतज़ार किया, और तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती सोना, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी रहेजा से बदला लेना है अभी, और उनकी ज़िंदगी तबाह करनी है। क्योंकि उसने हर्षवर्धन ने और हमारी आलिया ने जो कुछ भी बर्दाश्त किया है, उस सब के लिए तो रहेजा एक बेरहम सजा का हकदार ही है। सोना ने अपने दूसरे हाथ में अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम सही कह रही हो राधा, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, क्योंकि अभी तो कोई सारे हिसाब किताब करने बाकी हैं। सोना को एक बार फिर से मजबूत होता देख राधा भी मुस्कुरा कर रह गई। रजावत पैलेस। हमारे तीनों डेविल अब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए अपने हाथों से बड़े ही प्यार से अपने अपने प्रिंसेस को खाना खिला रहे थे। वहीं अभिराज भी अपनी बीवी सुगंधा की सेवा में व्यस्त थे और दादी मुंह बनाए हुए दादाजी को देख रही थी, जो चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। दादी ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया कि दादाजी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाएं, पर दादाजी तो जैसे उन सब बातों से बेपरवाह चुपचाप खाना खाए जा रहे थे। आखिरकार चिढ़कर दादी ने कहा, लगता है बड़ी उम्र के साथ साथ तुम्हें बुद्धि भी सटिया गई है, देख रही हूँ बहुत देर से तुम्हें। दादाजी ने चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्होंने फिर उठाकर दादाजी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि अब तुम्हें क्या हुआ। तो दादी ने कहा, पहले अपने चारों तरफ नज़र तो घुमाओ। दादाजी ने एक एक कर सभी की तरफ देखा, जहाँ उनके बेटे और उनके पोते अपनी बीवी को खाना खिलाने में व्यस्त थे। फिर दादाजी ने पूछा, क्या देखूं? सभी लोग अपनी अपनी बीवी को खाना खिला रहे हैं, इसमें देखने वाली क्या बात है? तो दादी ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बीवी अभी जिंदा है? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, और उसमें मैं रीकैप नहीं बोलूँगी। दादाजी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि अभी तुम जिंदा हो। मैंने कब कहा कि मेरे सामने तुम्हारा कोई भूत बैठा हुआ है? दादी का मन हुआ कि अपना माथा ही पीट ले। उसने फिर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए? ये सुनकर दादाजी भी थोड़ी खांसी आई। उन्होंने सामने रखा पानी के गिलास उठाया और उसका एक घूंट भरते हुए वापस उस टेबल पर रखा, और फिर दादी से कहा, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है क्या? अब इस उम्र में मैं तुम्हें खाना खिलाने, क्या सोचेंगे हमारे बच्चे हमारे बारे में? दादी ने एक बच्चे को स्माइल के साथ कहा, यही सोचेंगे कि उनका बाप, उनके दादा जी उनकी माँ और उनकी दादी को कितना प्यार करते हैं, और उनका ये प्यार इस उम्र में भी बना हुआ है। दादाजी ने कहा, हाँ तो प्यार दिखाने के लिए खाना खिलाना पड़ता है। ये कहाँ लिखा है? आप खुद ही खा लेना, लो खाना। ये दोनों बहुत धीरे से बात कर रहे थे, क्योंकि दादी नहीं चाहती थी कि तेज आवाज़ सुनकर उनके पोते उनकी बहुएं डिस्टर्ब हो जाए। दादी ने अपने दोनों हाथ दादाजी को दिखाते हुए कहा, लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है और तुम्हारी आंखों ने भी साथ देना छोड़ दिया है।
दिख नहीं रहा मेरे हाथों में मेहंदी लगी है और मैं खुद खाना नहीं खा सकती। दादाजी ने दादी के हाथों में मेहंदी देकर कहा, अब इस उम्र में तुम्हें कौन सा शौक चढ़ा है ये मेहंदी लगवाने का। तो वो अभी और भी बहुत कुछ बोलने वाले थे, पर जैसे उन्होंने दादी की तरफ देखा जो खा जाने वाली नजरों से दादाजी को घूर रही थी, अचानक ही दादाजी की बोलती बंद हो गई। उन्होंने जल्दी से दादी की प्लेट में पहले खाना सर्व किया और हाँ ठीक है खिला रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा था ना तुमसे ये मेहंदी क्यों लगवाई है। दादी ने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, क्या करूँ मैं इस बुढ़ऊ का, जिंदगी बीत गई उनके लिए ये व्रत रखते रखते और उन्हें यह भी याद नहीं कि कल करवा चौथ का व्रत है। दादाजी ने जब दादी के खुद के बड़बड़ाते हुए देखा तो पूछा, आप कुछ मुझे भी बताओगी या खुद ही बोलती जाओगी। दादी ने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कल करवा चौथ का व्रत है पतिदेव जी, जो मैं आपके लिए कई सालों से रख रही हूँ और आप भूल रहे हैं कि उस एक दिन पहले मैं मेहंदी लगवाती हूँ ना। दादाजी ने याद करते हुए कहा, अरे हाँ मुझे याद नहीं रहा। और फिर दादी को थोड़ा मस्का लगाते हुए कहा, वैसे निर्मला कहना पड़ेगा आज भी तुम्हारे हाथों में मेहंदी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी पहले लगती थी। दादाजी की बात सुनकर दादी ने भी शर्म आ गई। उन्होंने शर्माते हुए कहा, अब बातें बनाना बंद कीजिए, मुझे पता है आप मुझे मस्का लगा रहे हैं, अब जल्दी से खाना खिलाइए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे अपनी दवाइयाँ को भी लेना है ना। दादाजी ने कहा, हाँ मैं तो भूल गया, तुम्हें वक्त पर दवाई लेना जरूरी है। ये कहकर दादाजी ने दादी को खाना खिलाना शुरू कर दिया। सभी लोग खाना खा चुके थे और एक एक करके अपने रूम में जा रहे थे। आलिया और राजवीर भी अपने रूम में जा चुके थे। वहीं आदित्य और अभियान को मेड की गोद से लिया, क्योंकि अभियान आदित्य को खाना नहीं खाने दे रहा था, इसलिए मेड ने उसे संभाल लिया था। और आदित्य चाहता था कि अभी हाथों में मेहंदी लगने की वजह से अदिति अभियान को संभाल नहीं सकती, इसलिए वो अभियान को लेकर बाहर गार्डन की तरफ चला गया ताकि वो थोड़ा सा टहलते हुए अभियान को साथ थोड़ा सा वक्त बिता सके। रणवीर ने खड़े होते कहा, माही तुम रूम में चले जाना, मुझे स्टडी रूम में थोड़ा सा काम है। और अपने तो दादी ने उसे अपने पास, ये ऐड आ जाते हैं बीच में, तो रूम में थोड़ा काम है, मैं बाद में आऊँगा। रणवीर स्टडी रूम की तरफ चला गया। माही ने मन ही मन कहा, कह तो ऐसे रहे जैसे कि मैं इनके रूम में इंतज़ार कर रही हूँ, ये बिना। तभी सुगंधा जी ने दादी के पास ही बैठी हुई थी। उन्होंने दादी से कहा, माँ जी अब तक तो हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, अब आगे क्या करना है। दादी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब आगे मैं संभालूंगी, सब तुम जाओ। सुगंधा ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे माँ जी आप जो इतनी हिंदी फिल्में देखती हैं ना, शायद इस वजह से आपके प्लान कभी फेल नहीं होते। मुझे आपका पूरा भरोसा है कि आप आगे का काम अच्छे से संभाल लेंगी। कहकर सुगंधा जी खड़ी हुई वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। दादी ने माही की तरफ देखा और रणबीर को जाते हुए देख रही थी। तभी माही के कानों में दादी की आवाज़ आई, माही बेटा इधर आओ। माही ने दादी को देखा और पूछा, दादी मैं? तो दादी ने कहा, यहाँ तुम्हें कोई और नज़र आ रहा है क्या जिसका नाम माही हो? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है दादी आ रही हूँ। माही दादी के पास आकर खड़ी हो गई। वो दादी ने उसे अपने पास चेयर पर बैठने का इशारा किया। माही चेयर पर बैठकर बोली, क्या हुआ दादी, कुछ काम था क्या? दादी ने कहा, कुछ काम तो नहीं था, पर तुमसे कुछ बात करनी थी, समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। माही ने कहा, दादी आपको मुझसे बात करने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहना है बेझिझक कह दीजिए। तो दादी ने कहा, बेटा जो बात मैं कहना चाहती हूँ शायद तुम्हें वो पसंद आए, पर क्या करूँ, तुम्हें पसंद आए या ना आए पर क्या करूँ, है तो पूरी तो करनी ही होगी ना। माही ने पूछा, रस्में दादी अभी भी कोई रस्में हैं क्या? तो दादी ने कहा, अभी नहीं, कल कल की एक रस्म है जो निभानी होती है। माही ने पूछा, कौन सी रस्म होती है दादी, मुझे बताइए, वैसे भी मेरा पहला करवा चौथ है ना,
मुझे तो ज़्यादा पता नहीं कि कैसे रस्में किया जाता है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। सबसे पहले तुम्हें सरगी के लिए जल्दी जाग जाना है। माई ने हाँ में सिर लड़का, हाँ दादी, मैं एक क्या 10 अलार्म लगाऊंगी ताकि वक्त पर जाग जाऊं। बस यही रस्म है ना? तो दादी ने कहा, अरे और भी है, पर वो मैं तुम्हें सुबह ही बताऊंगी। सरगी के बाद फिलहाल के लिए तुम मेरी एक बात मान सकती हो? ये कहते हुए दादी गौर से माही के चेहरे को देखने लगी तो माही ने कहा, दादी आपको एक क्या 10 बातें मान सकती हूँ, आखिर मैं आपकी अच्छी बच्ची हूँ ना। ये सुनकर दादी ने एक और स्माइल के साथ कहा, हाँ मेरी अच्छी बच्ची, तुम मेरी सबसे प्यारी बच्ची हो और मुझे पता है तुम मेरी बात को मना नहीं करोगी। माही ने कहा, फिर बताइए कौन सी बात है माही, बात माननी है। दादी ने तो उसे थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, वो क्या है ना, कल करवा चौथ है और इस दिन सुहागन अपने पति के लिए मन से सिर्फ प्यार ही रखती हैं, किसी भी तरह का गुस्सा और नाराज़गी नहीं। क्या तुम एक दिन के लिए अपना ये गुस्सा नाराज़गी भूल सकती हो? ये सुनकर माही के फेस पर स्माइल तुरंत ही चली गई। तभी दादी ने जल्दी से कहा, देखो माही, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन बेटा हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही व्रत रखती है। उस हिसाब से सारी रस्में पूरी होनी भी तो ज़रूरी है ना। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम कल के लिए अपनी सारे गुस्से को भूल जाओ और कल सिर्फ रणवीर के लिए अपने दिल में प्यार ही रखो। भाई को अब रणवीर की बात भी याद आ गई कि रणवीर ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था कि वो कल के दिन के लिए अपने गुस्से को और नाराज़गी को भूल जाए ताकि पूरे दिन के साथ उस करवा चौथ के व्रत को एंजॉय कर सके। दादी ने फिर उदास होते हुए कहा, ठीक है माही, मैं समझ गई तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती, पर बेटा मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम पूरे दिन से इस व्रत को निभा कर। दादी खड़ी हुई और जैसे ही जाने लगी तभी माही ने जल्दी से खड़े होकर दादी से रुकते हुए कहा, दादी आप प्लीज़, आप उदास मत होइए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही होगा। दादी जो अभी तक माही की तरफ पीट करके खड़ी थी, उसके फेस पर एक जीत वाली स्माइल आ गई और वो मन ही मन बोली, निर्मला तेरा प्राण कभी फेल नहीं हो सकता, मान गई ना माही? दादी ने मुड़कर माही की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, तुम सच कह रही हो माही? तुम वाकई में मेरी बात मानोगी? माही ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी दादी, कल वैसे ही होगा जैसा आप चाहती हैं। अब तो आप खुश हैं ना? दादी ने प्यार से कहा, मेरी बच्ची मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे पता था मेरी माही कभी मुझे मना नहीं कर सकती। अब तुम जाओ और थक गई होगी ना, और कल सुबह जल्दी ही जागना है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दादी, मैं फिर कल आकर आपसे मिलती हूँ। ये कहकर माही भी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। माही अपने रूम में बेसब्री से रणवीर के आने का वेट कर रही थी, पर रणवीर था कि रूम में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। माही ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, ऐसा भी कौन सा काम आ गया, कितनी देर तक स्टडी रूम में है, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। माही ने अपने रूम का डोर ओपन किया और रूम से बाहर निकल गई। स्टडी रूम। माही स्टडी रूम के बाहर खड़ी हुई अपने नाखून चबाते हुए सोच रही थी, अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं माही, जाना ही होगा। तुझे तो बात करनी ही है तो अभी ही करनी होगी ना। और ये है कि रूम में आ ही नहीं रहे और अब तक तू बात नहीं करेगी तो जल्दी से सो नहीं पाएगी, और जल्दी नहीं सो पाएगी तो सुबह सरगी के लिए नहीं उठेगी। आखिरकार माही ने रूम में डोर को धीरे से ओपन किया और अपना सर अंदर की तरफ घुसाकर आसपास देखने लगी। उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहाँ पर रणवीर स्टडी रूम की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ा हुआ था। रणवीर की पीठ इस वक्त माही की तरफ थी, इस वजह से रणवीर माही को देख नहीं सकता था। माही ने धीरे से अपनी हिम्मत बढ़ाई और डोर को बंद कर दिया और जाकर डेस्क के सामने खड़ी हो गई। माही रणवीर को अपना एक हाथ ग्लास वॉल पर टिकाए हुए था और दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट से स्मोक कर रहा था। इस वक्त रणवीर ने एक वाइट कलर की शर्ट के साथ एक ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ था। टी शर्ट टाइट फिटिंग की थी,
इस वजह से उसकी बाजू की स्ट्रॉन्ग मसल्स साफ शो हो रहे थे। तभी उसे अपने पीछे पायल की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही रणवीर के होठों पर एक दिलकश स्माइल आ गई। वो समझ गया था कि रूम के बाहर माई आई है। सामने के ग्लास वॉल पर माही की रिफ्लेक्शन साफ नजर आ रही थी, जो रणवीर के पीछे खड़ी हुई बार बार अपने हाथों को रब कर रही थी। माही की मेहंदी अब तक सूख चुकी थी। रणवीर ने पलटकर माही की तरफ देखा, जिसे देखकर ही लग रहा था वो शायद कुछ बात सोच रही है। रणवीर ने अपनी सिगरेट डेस्क पर रखी और एस्ट्रे में बुझाई और माही से पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? रणवीर की आवाज़ सुनकर माही ने रणवीर की तरफ देखा और जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। रणवीर माही के सामने आकर खड़ा हुआ और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, क्या कहना है? तो बोलो, बोलो भी। अब क्या है तुम्हारे चेहरे से पता कर लूँ कि तुम क्या बात करने आई हो? माही ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब ऐसी ही बात है, मेरा मतलब ऐसी कोई बात। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसे क्या बोलना है। उसे तो मुंह में जो आ रहा था वही बोली जा रही थी। रणवीर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये कौन सी लैंग्वेज है, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम क्या इंसानों वाली भाषा में बात कर सकती हो? माही ने पूछा, क्या? तो रणवीर ने कहा, इंसानों वाली लैंग्वेज तुम्हें आती तो है ना? तुम्हारी एलियन वाली लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही। ये सुनते ही माही ने चिढ़ते हुए कहा, मैं एलियन वाली लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंसानों वाली लैंग्वेज में ही बात कर रही हूँ। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। और मेरा वजह तुम होगा सीज़न 2 भी सुनना, और साथ में कौन सा रीबर्थ ऑफ माई फ्लर्टी एंड कूल एंड फ्लर्टी वाइफ का जो सीज़न 2 का जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो भी मैम ने स्टार्ट कर दिया है, और आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। और जल्दी से दोनों को एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। राधे राधे।